नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों तो आज की क्लास रहेगी दोस्तों बीए द्वितीय वर्ष यानी बीए सेकंड ईयर के लिए दोस्तों समाजशास्त्र और सोशियोलॉजी की क्लास रहेगी। दोस्तों प्रथम प्रश्न पत्र फर्स्ट पेपर को लेकर दोस्तों जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित न्यू एडिशन 2023 का। दोस्तों तो चलिए आज की क्लास में वैसे पूरी सीरीज का विश्लेषण होने वाला है। दोस्तों तो इनमें वही सवाल रहेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि ये जो लघुत्रात्मक प्रश्न होते हैं तो इसमें काफ़ी हद तक जो सवाल होते हैं वो इम्पोर्टेंट की श्रेणी में ही होते हैं। तो आज की इस क्लास में अति लघुत्रात्मक प्रश्नों पर तो विस्तृत डिस्कशन कर लेंगे। वैसे आपको अगर अति लघुत्रात्मक प्रश्नों पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, कि इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है, तो आप अपने वीडियो की स्पीड को बढ़ा लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो वैसे सोशियोलॉजी की क्लास का सेकंड पेपर भी रखने वाला हूं, तो दोस्तों आपका सपोर्ट रहेगा, आपकी मांग रहेगी तो मैं ज़रूर इस चैनल के माध्यम से आप सभी के सामने सोशियोलॉजी के सेकंड पेपर पर भी अध्ययन करेंगे। दोस्तों आज की क्लास वैसे फर्स्ट पेपर पर है, तो चलिए दोस्तों आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में से पहला सवाल दोस्तों 2021 के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रहता। तो चलिए दोस्तों, सामाजिक मानव शास्त्र की दो परिभाषाएं दीजिए। दोस्तों सामाजिक मानव शास्त्र की दो परिभाषा दीजिए, तो ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। सामाजिक मानव शास्त्र की दो परिभाषा दीजिए। दोस्तों सामाजिक मानव शास्त्र क्या होता है, तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी दोस्तों। तो पहला विद्वान है कि रेड क्लिफ ब्राउन के अनुसार, रेड क्लिफ ब्राउन एक विद्वान था, तो इसने परिभाषा अपने हिसाब से दी कि सामाजिक मानव शास्त्र समाज शास्त्र की वह शाखा है, सामाजिक मानव शास्त्र समाज शास्त्र की वह शाखा है जो कि आदिम या पूर्व शिक्षित समाजों का अध्ययन करती है। सामाजिक मानव शास्त्र समाज शास्त्र की वह शाखा है जो आदिम या पूर्व शिक्षित समाजों का अध्ययन करती है, तो वही सामाजिक मानव शास्त्र कहलाती है। तो ये था रेड क्लिफ ब्राउन के अनुसार, ठीक है। और एक और विद्वान है इवांस प्रिचार्ड के अनुसार। दोस्तों इवांस प्रिचार्ड के अनुसार, तो इसने क्या कहा, इवांस प्रिचार्ड ने कि सामाजिक मानव शास्त्र को समाज शास्त्रीय अध्ययनों की वह शाखा माना जाता है जो मुख्यतः अपने आप को आदिम समाजों के अध्ययन में लगाती। दोस्तों ये जो सामाजिक मानव शास्त्र की जो समाज शास्त्रीय अध्ययन, अब सामाजिक मानव शास्त्र का सामाजिक जो अध्ययन है, समाज शास्त्रीय अध्ययन है, तो वह शाखा इसको माना जा सकता है जो प्रमुखतः अनेक आदिम समाजों के अध्ययन में जो लगती है, तो वही क्या है, मानव समाज शास्त्र कहलाती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं एग्जाम की दृष्टि से केवल और केवल इंपॉर्टेंट सवाल की ओर। दोस्तों तो सामाजिक मानव शास्त्र को परिभाषित कीजिए। दोस्तों जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न होते हैं तो वो वही दे रखे होते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रहते हैं। दोस्तों जो सारे के सारे सवाल दे रखे 2-3 पेजों में, तो सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप अपनी सीरीज में भी अपने स्तर पर देख लीजिएगा। तो ठीक है, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट की श्रेणी में दोस्तों सवाल है, सामाजिक मानव शास्त्र को परिभाषित करना है। तो दोस्तों ये भी नेडेल के अनुसार सामाजिक मानव शास्त्र इतिहास विहीन समाजों और अपरिचित प्रकृति की संस्कृतियों का अध्ययन कर। दोस्तों सामाजिक मानव शास्त्र है, तो सामाजिक मानव शास्त्र इतिहास विहीन, जिसका इतिहास नहीं है, और इतिहास विहीन समाज, वह समाज जिसका इतिहास नहीं है, और अपरिचित प्रकृति की संस्कृतियों का अध्ययन, अपरिचित जिससे हमें पहचान नहीं है, अपरिचित जो संस्कृति की प्राकृतिक संस्कृतियों का अध्ययन है, तो वो ही क्या है, सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो ठीक है दोस्तों, अगले सवाल बढ़ते हैं दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। सामाजिक मानव शास्त्र क्या है, सामाजिक मानव शास्त्र क्या है दोस्तों, देखिए सामाजिक मानव शास्त्र वह विज्ञान है जो प्रधानतः आदिम समाजों पर अपना अध्ययन केंद्रित करता है। सामाजिक मानव शास्त्र, दोस्तों सामाजिक मानव शास्त्र वह विज्ञान है जो प्रधानतः आदिम समाजों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और इन समाजों में प्रचलित समाज व्यवहारों, सामाजिक संगठन एवं सामाजिक संरचना में रुचि वो लेता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर कि मानव शास्त्र क्या है। मानव शास्त्र, दोस्तों मानव शास्त्र का शाब्दिक अर्थ मानव का विज्ञान। दोस्तों मानव शास्त्र का अर्थ आप जानते ही होंगे, मानव का विज्ञान। वास्तव में मानव शास्त्र में मानव और उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। मानव और उसके कार्यों का अध्ययन मानव शास्त्र में होता है, आप जानते होंगे। चलिए
मानव शास्त्र की परिभाषा दीजिए। दोस्तों सवाल बड़ा मानव शास्त्र की परिभाषा दोस्तों ये आपके जो विद्वान दे रखे, विद्वानों के कोई नाम है तो वो लिखने से काफ़ी हद तक इंप्रेशन बढ़ता है एग्जामिनर के सामने कि वास्तव में बंदा होशियार है। तो वैसे आपको ये ध्यान में रखना है कि मानव शास्त्र की परिभाषा किसके द्वारा दी गई दोस्तों? हॉबल के अनुसार दी गई मानव शास्त्र की परिभाषा। तो क्या किस प्रकार हॉबल ने दी? मानव शास्त्र मानव और उसके समस्त कार्यों का अध्ययन। दोस्तों मानव शास्त्र मानव और उसके समस्त कार्यों का अध्ययन है। अपने संपूर्ण अर्थ में यह मानव की प्रजातियों तत्व एवं प्रथाओं का अध्ययन। दोस्तों जो अपने संपूर्ण अर्थ में देखा जाए तो ये क्या है? अपने संपूर्ण अर्थ में मानव प्रजातियों एवं प्रथाओं का अध्ययन ही समाज शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल की ओर। कि नहीं दो मानव शास्त्र की पुस्तकों के नाम लिखिए। मानव शास्त्र की पुस्तकों के नाम लिखिए। दोस्तों जो विद्वान तो हो गए, लेकिन उसने विद्वानों ने पुस्तकें भी लिखी, तो कौन कौन सी लिखी है? मानव और संस्कृति डॉक्टर श्याम शरण दुबे ने लिखी। आप जानते होंगे मानव और संस्कृति नामक पुस्तक है वो डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे के द्वारा। और सोशल एंथ्रोपोलॉजी ये ई इवांस परिचय के द्वारा लिखी गई। तो चले आगे बढ़ते हैं। मजूमदार एंड मदान द्वारा लिखित पुस्तक बताइए। दोस्तों मजूमदार और मदान ये कोई विद्वान होंगे, तो इसने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी उस पुस्तकों का नाम है। दोस्तों ये पुस्तक एक लिखी है कि एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ये पुस्तक है वो मजूमदार और मदान के द्वारा लिखी। दोस्तों विद्वानों के नाम और उसके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम आपको याद होने चाहिए। दोस्तों चलिए सामाजिक मानव शास्त्र एक विज्ञान है, स्पष्ट कीजिए। सामाजिक मानव शास्त्र एक विज्ञान है, स्पष्ट कीजिए। सामाजिक मानव शास्त्र विज्ञान है क्योंकि वह आदिम समाजों के अध्ययन। सामाजिक मानव शास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि वह आदिम समाजों के अध्ययन, जो आदिम समाज है उसके अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। इसमें क्या है का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तथा इसके कारण संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरातन मानव शास्त्र क्या है? दोस्तों पुरातन मानव शास्त्र क्या है? एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि पुरातन मानव। दोस्तों आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है कि पुरातन मानव शास्त्र क्या है। दोस्तों पुरातन मानव शास्त्र के अंतर्गत प्रशस्तीकरण, मानव अस्थि पंजरों एवं उसके अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। किसका? जो पुरातन मानव शास्त्र है तो इसमें प्रस्तीकृत मानव अस्थि पंजरों एवं उसके अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। इसमें यह पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है कि मानव का आदि रूप क्या ये पता लगाया जाता है। और पशुओं से पृथक मानव रूप में कब और कहां कैसे परिवर्तन हुआ तथा मानव और बंदरों में सर्वप्रथम शारीरिक विशेषताओं की दृष्टि से अंतर कब स्पष्ट हुआ। मानव और बंदर में जो शारीरिक संबंध है वो कब स्पष्ट हुए उसके बारे में अध्ययन है वो पुरातन मानव यानी पहले जमाने की जो मानव शास्त्र है उनमें ये अध्ययन किया जाता है कि मानव के जो अस्थि पंजर है, अस्थियों के जो अवशेष है उस अस्थि के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है और उसका पता लगाने का प्रयास किया जाता है इस पुरातन मानव शास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, और साथ ही साथ मानव और बंदर का जो शारीरिक संबंध है, जिस प्रकार मानव का चेहरा और उस बंदर का चेहरा वैसे मिलते जुलते लगते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वैसे बंदर से ही क्या बना मानव, उसका जो रूप है एक दूसरा रूप, तो एक परिवर्तित रूप है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये पुरातन मानव शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शारीरिक मानव शास्त्र को परिभाषित। दोस्तों शारीरिक मानव शास्त्र में मानव के उद्भव एवं उद्विकास तथा शरीर की रचना का अध्ययन किया जाता है। यह शारीरिक विशेषताओं के आधार पर मानव की प्रजातियों का तुलनात्मक अध्ययन करके उसका वैज्ञानिक वर्गीकरण करता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मानव मिति को परिभाषित कीजिए। मानव मिति के अंतर्गत मानव के शारीरिक लक्षणों को मापा जाता है। ठीक है, और साथ ही सामाजिक लक्षणों के माप के आधार पर मानव समूहों के भिन्न भिन्न प्रजातियों का वर्गीकरण है वो किया जाता है। दोस्तों
उस लक्षणों के आधार पर उसको समूह बना लिए जाते हैं और उसको वर्गीकृत किया जाता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदिम समाज से क्या राशि? आदिम समाज दोस्तों, आदिम समाज वे समाज होते हैं जो जनसंख्या, क्षेत्र, सामाजिक संपर्कों की परिधि की दृष्टि से छोटे होते हैं। दोस्तों जो आदिम यानी छोटे छोटे, जनसंख्या मान लो कि ये कोई निश्चित क्षेत्र, जनसंख्या एक निश्चित क्षेत्र, या फिर सामाजिक जो संपर्क होते हैं तो एक परिधि की दृष्टि से बिल्कुल छोटे, यानी परिधि यानी दोस्तों परिधि क्या होती है वैसे, जैसे कि ये कोई क्षेत्र है और ये क्षेत्र का केंद्र बिंदु है, तो यहाँ की जो ये वाला भाग होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक भाग है, इसको परिधि बोला जाता है। यानी एक निश्चित परिधि के अंतर्गत रहने वाली जनसंख्या, एक निश्चित परिधि के अंतर्गत रहने वाली जनसंख्या और उसके संपर्क, सामाजिक संपर्क, वो ही क्या है? आदिम सामाजिक समाज के अंतर्गत आते हैं। इसकी प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था सरल होती है। कैसे? प्रौद्योगिकी, जो उद्योग की प्रौद्योगिकी की व्यवस्था होती है तो वो कैसी होती है? बिल्कुल सरल होती है, आसानी से मिल जाती है और अच्छी तरीके से विकसित भी होती है। आदिम समाज की 4 विशेषता लिखी। आदिम समाज की 4 विशेषता दोस्तों, आदिम समाज की प्रमुख 4 विशेषता। लेखन या लिपि का अनुमान। दोस्तों जो आदिम समाज थी, पहले जमाने की आदिम समाज, तो उसमें लेखन या फिर लिपि नहीं थी, ये पहली विशेषता है। छोटे सामाजिक समूहों पर आधारित सामाजिक संगठन, छोटे समूहों पर, बिल्कुल छोटे छोटे समूहों पर आधारित सामाजिक संगठन। प्रौद्योगिकी विकास का निम्न स्तर। दोस्तों जो प्रौद्योगिकी, उद्योग का विकास है, प्रौद्योगिकी का विकास है, वो बिल्कुल कैसा है? निम्न स्तर का है। और साथ ही साथ नातेदारी संबंध का अत्यधिक महत्व। नातेदारी संबंधों को आदिम समाज में बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता था। तो आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर दोस्तों। सामाजिक मानव शास्त्री आदिम समाजों का अध्ययन क्यों करते हैं? जो सामाजिक मानव शास्त्री है वो आदिम समाजों का अध्ययन क्यों करते हैं, ये सवाल है दोस्तों। तो इसके 2 कारण बताने कि आदिम जो सामाजिक मानव शास्त्री वो आदिम समाजों का अध्ययन क्यों करते हैं। तो आदिम समाजों के अध्ययन का प्राथमिक कारण ऐतिहासिक संयोग प्रमुख होता है। दोस्तों ऐतिहासिक संयोग यानी पहले जमाने का जो ऐतिहासिक संयोग है तो वो किस प्रकार है, तो वो प्रमुख होता है। और साथ ही साथ सामाजिक उद्भव की धारणा को स्पष्ट करने की दृष्टि से भी आदिम समुदायों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक उद्भव, जो असामाजिक उद्भव है, सामाजिकता का उद्भव है, समाज का उद्भव, उसकी धारणा, एक उसकी धारणा यानी उसका समाज का उद्भव, मानव का उद्भव किस प्रकार हुआ, यानी उसकी जो धारणा है को स्पष्ट करने की दृष्टि से आदिम समुदायों का अध्ययन किया गया। तो दोस्तों हमें ये जानना पड़ता है कि वास्तव में पहले किस प्रकार था और आदिम जनजाति किस प्रकार परिवर्तित हुई। तो हम पहले जमाने के जो आदिम समाज के जो अस्थिपंजर हमने अभी पढ़ा, अस्थिपंजर है या फिर मानव और बंदर के शहर के मिलते जुलते अस्थिपंजरों के शहरों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है तो वो एक आदिम समाज, एक आदिम जनजाति को लेकर किया जाता है। तो उसी प्रकार है दोस्तों पुरातन मानव शास्त्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें सवाल की ओर। पीढ़ी गठन के अनुसार दोस्तों, विद्वान है पीढ़ी गठन के अनुसार सामाजिक मानव शास्त्रों के उद्देश्य। सामाजिक मानव शास्त्रों के उद्देश्य दोस्तों पीढ़ी गठन के अनुसार सामाजिक मानव शास्त्र के 2 प्रमुख उद्देश्य है। मानव प्रकृति के संबंध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना, सामाजिक संपर्क के परिणामों का अध्ययन करना, ये सामाजिक मानव शास्त्र के उद्देश्य है। तो आगे है 16 सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि प्रजाति को परिभाषित कीजिए। दोस्तों सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रजाति क्या है दोस्तों? विद्वान क्रोबर के अनुसार प्रजाति एक प्रमाणित प्राणी शास्त्रीय धारणा है। यह एक ऐसा समूह है जो वंशानुक्रमण, वंश या प्रजाति, गुण अथवा उप समूह द्वारा जुड़ा है। यह सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है, सामाजिक या फिर सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है ये प्रजाति। ये दोस्तों एक प्रजाति का प्रमाणित एवं मानव प्राणी शास्त्रीय धारणा है। ठीक है, चलिए 17वां सवाल है, प्रजाति की वैज्ञानिक अवधारणा क्या? प्रजाति की वैज्ञानिक अवधारणा यानी वैज्ञानिकों के अनुसार प्रजाति की जो अवधारणा है यानी उसकी धारणा, उस वैज्ञानिकों ने प्रजाति को क्या माना है? वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्रीय अर्थ में प्रजाति एक वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्री है तो उसके अर्थ में प्रजाति एक प्राशास्त्रीय या जैविकीय अवधारणा है। किसी प्राशास्त्रीय या फिर जैविकीय अवधारणा है वैज्ञानिकों के अनुसार। इस प्रकार शारीरिक लक्षणों से युक्त मानव समूहों को हम प्रजाति के शारीरिक
लक्षणों से युक्त, जो शरीर के लक्षण है उससे युक्त मानवों के समूह को प्रजाति कहा जाता है। यह शारीरिक लक्षण उस मानव समूह के वंशानुक्रमण द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो। दोस्तों, अगर ऐसा कोई समूह है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सेम, यानी जो पहले उसके पिता थे, उसके पिता है, उसके बेटा है, उसका पिता है, उसका बेटा है, तो यानी लंबे समय से वंशानुक्रम एक ही जैसा चलता है और एक अलग पीढ़ी, अलग चरित्र और अलग मानव समूह का निर्माण होता है, तो वो एक प्रजाति होती है। तथा इन पर पर्यावरण का प्रभाव अपेक्षाकृत कम, यानी पर्यावरण चाहे कैसा भी हो, लेकिन जो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुक्रम चलता है वो एक ही जैसा रहता है, उसमें गुण बदलते नहीं है दोस्तों। चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, वो सेम रहते हैं, तो वही प्रजाति होती है। चलिए, प्रजातियों का अजाब कर किस देश को? दोस्तों, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट सवाल बनता है और आपके लिए भी कि प्रजातियों का अजबगर किस देश को कहा जाता है दोस्तों? तो प्रजातियों का अजबगर है वो भारत को ही कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि भारत में अधिक से अधिक प्रजातियां हैं वो निवास करती है, भारत को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें सवाल की ओर। प्रजाति की कोई दो विशेषता बताइए दोस्तों। प्रजाति की कोई दो विशेषता बतानी है। प्रजाति एक जैविकीय धारणा है, प्रजाति के एक जैविकीय धारणा है, इसका धर्म, राष्ट्रीय, जाति, भाषा आदि से कोई संबंध नहीं है दोस्तों। प्रजाति ऐसी होती है, न तो उसका धर्म होता है, जाति होती है, राष्ट्र होता है, भाषा होती है, तो वो कैसी, बस यही इसकी विशेषता है कि ऐसे कोई यदि समूह है तो वो प्रजाति के अंतर्गत आएगा। और प्रत्येक प्रजाति की अपनी विशेषता, शारीरिक लक्षण होते हैं दोस्तों। शारीरिक लक्षणों के आधार पर प्रजाति निश्चित होती है, इसके आधार पर उसे अन्य प्रजातियों से पृथक किया जा सकता है दोस्तों। अगला है क्रोबर की प्रजाति का वर्गीकरण कीजिए। क्रोबर के अनुसार प्रजाति का वर्गीकरण, क्रोबर ने 3 प्रमुख प्रजातियों का 11 उप प्राणियों में प्रजातियों में बांटा, जो निम्न प्रकार है। पहला है काकेशियन या श्वेत नार्डिक, काकेशियन या श्वेत नार्डिक, और अल्पाइन, हिंदू और भूमध्य सागरीय। मंगोलाइड या पीत क है, इसमें क है मंगोलियन, मलेशियन, अमेरिकन इंडियन, और तीसरा है निग्रोइड या श्याम, निग्रोइड या श्याम, निग्रो, मेलानिसियम, पिग्मी ब्लैक और बुशमैन। तो ये क्रोबर के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते 21वें सवाल की ओर दोस्तों। चलिए, सवाल नंबर 21 है प्रजातियों की उत्पत्ति के सिद्धांत बताइए। प्रजातियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस प्रकार हुई? प्रजाति की उत्पत्ति के सिद्धांत काल्पनिक है, इसे 2 भागों में बांटा गया दोस्तों। इसके भी 2 सिद्धांत माने जाते हैं। पहला एकल उत्पत्ति सिद्धांत, कैसा? एकल उत्पत्ति सिद्धांत और बहु उत्पत्ति सिद्धांत। ये इसी सिद्धांतों के आधार पर, ये दोस्तों काल्पनिक है दोस्तों, अनुमान के आधार पर बताए गए कि इसी प्रकार प्रजाति उत्पन्न हुई। ठीक है, तो 22वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। बुशमैन होटेनस्टॉन प्रजाति के 4 विशिष्ट शारीरिक लक्षण बताइए। बुशमैन होटेनटॉन प्रजाति के विशिष्ट शारीरिक लक्षण बताने दोस्तों आपको। तो बुशमैन होटेनटॉन प्रजाति के लोगों का कद छोटा हो दोस्तों। जो होटेनटॉन प्रजाति होती है उस लोगों का कद कैसा होता है? बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। तो तब का रंग पीला होता है, कैसा होता है? पीला होता है। भूरा भी होता है कैसे कैसा का, और आंखें अध खली होती है दोस्तों, आंखें अध खली होती है। एवं तिरछी सिर के बाल घुमावदार और उन्नत नितंब, औसत कद 5 फीट की इसकी हाइट होती है, और यही सारी इसके शारीरिक लक्षण है दोस्तों। चलिए 23वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अनिश्चित शारीरिक लक्षण क्या? अनिश्चित शारीरिक लक्षण दोस्तों, अनिश्चित शारीरिक लक्षण जिसमें नाप संभव नहीं है, यह केवल देखकर ही वर्णित किया जाए दोस्तों। अनिश्चित जो शारीरिक लक्षण है, किस प्रकार? त्वचा का रंग देखकर पता लगाया जाता है, केस कैसे है, उसके बाल कैसे है, फिर आंखों का रंग, बनावट कैसी है, शरीर के बालों की मात्रा कितनी है, बाल अधिक घने हैं, छोटे हैं, ज्यादा है, होठ कैसे है, बड़े हैं, पतले हैं, या फिर बड़े हैं, मोटे हैं, उसका कान कैसा है, उसकी ठुड्डी कैसी है, ये इसी बनावट के आधार पर जो अनिश्चित शारीरिक लक्षण होते हैं। तो ठीक है, अनिश्चित यानी उसको हम देख कर बता सकते हैं, उसकी कोई नाप नहीं होती कि उसके ऐसे है ऐसे हो। ठीक है, फिर संस्कृति को परिभाषित कीजिए। संस्कृति क्या है, इसको परिभाषित दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका दोस्तों। तो हमारे 2021 में भी ये पूछा जा चुका है, यहाँ पर लिखा नहीं है कि ये संस्कृति को परिभाषित कीजिए।
तो टायलर के अनुसार, विद्वान टायलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल प्रणता है। टायलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल प्रणता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा एवं ऐसी ही अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। दोस्तों, जो समाज में या फिर परिवार में रहकर ज्ञान है, विश्वास है, नैतिकता है, कानून है, एक सामाजिकरण की प्रक्रिया है, आदतों का समावेश है, मनुष्य का समाज में सदस्य बनने के नाते जो प्राप्त होता है उसे एक सदस्यता प्राप्त होती है, तो वही संस्कृति के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। चलिए 25 सवाल कर बढ़ते हैं। पुस्तक मानव और संस्कृति के लेखक कौन है? दोस्तों, एक पुस्तक का नाम है मानव और संस्कृति, एक पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? ये किसके द्वारा? प्रोफेसर श्याम चरण दुबे के द्वारा लिखी गई। इसके द्वारा? प्रोफेसर श्याम चरण दुबे के द्वारा लिखी गई। 26वें सवाल को आगे बढ़ते हैं। हर्ष कोविट्स द्वारा लिखित पुस्तक। दोस्तों, विद्वान हर्ष कोविट्स के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? मैन एंड हिज वर्क ये है। अगला है प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है लेखक? ई.बी. टायलर। कौन है? ई.बी. टायलर प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखक है ई.बी. टायलर। ठीक है। 28वां सवाल है संस्कृति की कोई दो विशेषता लिखिए। संस्कृति की कोई दो विशेषता लिखनी। दोस्तों, जो संस्कृति की कौन कौन सी विशेषता है? तो संस्कृति मानव निर्मित होती है। संस्कृति तो मानव के द्वारा निर्मित होती है। ठीक है। और संस्कृति सीखी जाती है, न कि सिखाई जाती है। दोस्तों, सीखनी पड़ती है संस्कृति का अनुसरण करके, ही उसका पीछा करके सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा एक समाज में रहकर, परिवार में रहकर संस्कृति को सीखे जाते हैं। ठीक है। 29वां सवाल है संस्कृति के प्रकार बताइए। संस्कृति के प्रकार कौन कौन से, इसको बताइएगा। ऑर्ग बर्नर ने संस्कृति के दो प्रमुख प्रकार बताए हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति और साथ ही साथ अभौतिक संस्कृति, तो ये संस्कृति के प्रकार होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, वैसे सवाल तो काफ़ी है, तो क्लास भले ही लंबी हो जाए लेकिन आपको अंत तक जुड़े रहना होगा। अधिसावयवी से आप क्या समझे? अधिसावयवी से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, अधिसावयवी का अभिप्राय केवल इतना है कि संस्कृति सावयव तो है पर सावयव से कुछ अधिक है। दोस्तों, अधिसावयवी से आप क्या समझते हैं? तो अधिसावयव एक केवल इसका अर्थ इतना है कि संस्कृति समावयव तो है, संस्कृति वो समावयव तो है पर समावयव से कुछ अधिक है। जिस प्रकार समावयव घटनाएं निर्वयव घटनाओं से उच्च कोटि की, जो समावयव घटना होती है वो निर्वयव घटनाओं से उच्च कोटि की होती है, उसी प्रकार अधिसावयव घटनाएं समावयव घटनाओं से ऊंच होती है। ठीक है। संस्कृति मानव निर्मित पर्यावरण की एक भाग है। दोस्तों, जो संस्कृति वो मानव निर्मित पर्यावरण का एक भाग है। किस प्रकार है? किसने कहा था? यह कथन हर स्कोविट के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? हर स्कोविट के द्वारा कहा गया कि ये जो संस्कृति है वो मानव निर्मित पर्यावरण का एक भाग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृति के संबंध में किसी एक विरोधाभासी को लिखिए। संस्कृति के संबंध में किसी एक विरोधाभासी को लिखिए। संस्कृति स्थिर है किंतु गतिशील भी है। यह निरंतर एवं स्थायी रूप को व्यक्त करती है। 33वां संस्कृति के चार उपादानों के नाम। संस्कृति के चार उपादानों के नाम लिखिए। सांस्कृतिक तत्व, संस्कृति संकुल, संस्कृति प्रतिमान और संस्कृति क्षेत्र। तो यही संस्कृति उत्पादन के नाम है। कहाँ पर? सांस्कृतिक तत्व, संस्कृति संकुल और संस्कृति प्रतिमान, संस्कृति क्षेत्र। तो चलिए, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या? संस्कृति की सबसे छोटी इकाई सांस्कृतिक तत्व है। ठीक है। तो अगला सवाल है सांस्कृतिक तत्व क्या है? संस्कृति की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता सांस्कृतिक तत्व होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 37वां सवाल सांस्कृतिक तत्व की कोई दो विशेषता बताइए। सांस्कृतिक तत्व की कोई दो विशेषता है। प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व का एक इतिहास होता है।
जो उसकी उत्पत्ति को प्रकट है वो करता है, यानी किस प्रकार उस संस्कृति की उत्पत्ति हुई, तो वही एक संस्कृति का इतिहास, संस्कृति तत्व का इतिहास होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी है, संस्कृति तत्व की कोई दो विशेषता है, यानी संस्कृति तत्व है तो वो तत्व एक संस्कृति की छोटी इकाई होती है, तो वो सांस्कृतिक तत्व एक इतिहास होता है जो उसकी उत्पत्ति को प्रदर्शित करता है। और सांस्कृतिक तत्व में परिवर्तन गतिशील पाई जाती है, जो परिवर्तनशीलता है वो गतिशील पाई जाती है सांस्कृतिक तत्व में, ठीक है। तो स्पष्ट कीजिए कि संस्कृति अधिव्यक्ति के, स्पष्ट करना है कि संस्कृति अधिव्यक्ति के किस प्रकार। अधिव्यक्ति का अर्थ है किसी संस्कृति का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं किया गया और वह संस्कृति के एक भाग का उपभोग कर पाता है। संस्कृति का निर्माण संपूर्ण समूह के द्वारा ही होता है। संस्कृति का निर्माण एक संपूर्ण समूह के द्वारा ही हो पाता है। आगे बढ़ता है 38वां सवाल। हर्बर्ट स्पेंसर ने संस्कृति को अधिसावेवी क्यों कहा। जो हर्बर्ट स्पेंसर ने संस्कृति को अधिसावेव क्यों कहा है दोस्तों। स्पेंसर के अनुसार मानव ने अपनी मानसिक शारीरिक क्षमताओं का उपयोग कर संस्कृति का निर्माण किया है, जो सावयव के ऊपर है, सावयव से अधिक है। इसी कारण स्पेंसर ने संस्कृति को अधिसावयवी कहा है। दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट संस्कृति क्षेत्र क्या है। संस्कृति का क्षेत्र क्या है दोस्तों। होबले के शब्दों में एक संस्कृति क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र के उस भाग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें संस्कृति इतनी मात्रा में समानता प्रकट करती है कि उसे उस संस्कृति से पृथक कर देती है जो क्षेत्र से बाहर है। दोस्तों 40वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम की दृष्टि से केवल इंपॉर्टेंट पर संस्कृति ग्रहण क्या। पर संस्कृति ग्रहण दोस्तों, पर संस्कृति यानी दूसरे पर। डॉक्टर रुबे के अनुसार दो संस्कृतियों के संपर्क की स्थिति में यदि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनी इच्छा से या किसी दबाव से ग्रहण करे तो उस प्रक्रिया को हम पर संस्कृति। पर यानी अब दो संस्कृति है तो उन दोनों संस्कृतियों में से किसी संस्कृति की जो अच्छाई देखकर दूसरी संस्कृति उस अच्छाई को पकड़ लेती है, या फिर दूसरी संस्कृति है कि हमारी संस्कृति में ऐसा है और आपकी संस्कृति में ऐसा नहीं है, और तो हम आपको कहते हैं कि आपको हमारी संस्कृति का अनुसरण करना चाहिए। तो या तो फिर वो दबाव में आकर उस संस्कृति का अनुसरण करेंगे या फिर वो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संस्कृति का अनुसरण करेंगे, तो यही पर संस्कृति ग्रहण कहलाता है। अगला है संस्कृति संकुलन की एक परिभाषा लिखिए। संस्कृति संकुलन की एक परिभाषा लिखिए। संस्कृति संकुलन क्या होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर दोस्तों। संस्कृति संकुलन दोस्तों सदरलैंड और वुडवर्ड के अनुसार संस्कृति संकुल सांस्कृतिक तत्वों का वह संग्रह समूह है। दोस्तों एक विद्वान है सदरलैंड और वुडवर्ड के अनुसार संस्कृति संकुल है वो सांस्कृतिक तत्वों का वह संग्रह है, सांस्कृतिक तत्वों का वह संग्रह है जो कि इसके अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर संबंधित होने से बनता है। अर्थपूर्ण ढंग से जो संबंधित होता है तो वही क्या सांस्कृतिक संकुलन होता है। तो चलिए संस्कृति संकुलन क्या है। संस्कृति संकुल क्या है। जब सांस्कृतिक तत्व परस्पर अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाए। दोस्तों जब सांस्कृतिक जो तत्व है तो अर्थपूर्ण रूप से आपस में जुड़ जाते, अर्थ की दृष्टि से आपस में जुड़ जाते संस्कृति के शब्द, तो वो संस्कृति के तत्व अगर परस्पर अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाता है और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो उसे संस्कृति संकुल के नाम से जानते हैं। दोस्तों आप जानते भी होंगे लेकिन समझाना मेरा फर्ज है। तो चलिए संस्कृति प्रतिमानों को परिभाषित कीजिए। संस्कृति प्रतिमानों को परिभाषित करना है हर्स्कोविट्ज़ के अनुसार। दोस्तों विद्वान हर्स्कोविट्ज़ के अनुसार संस्कृति प्रतिमान एक संस्कृति के तत्वों का वह डिजाइन होता है। एक संस्कृति के तत्वों का वह डिजाइन होता है जो उस समाज के सदस्यों के व्यक्तिगत व्यवहार की प्रतिमान के माध्यम से व्यक्त होता है। जीवन के इस तरीके को संबंधता, निरंतरता एवं विशिष्टता प्रदान करता है। तो चलिए 44वें सवाल की ओर आगे बढ़ा जाता है। दोस्तों संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा किसने प्रदान की। संस्कृति प्रतिमान की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा
प्रतिपादित की थी। संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा रूथ बेनेडिक्स ने अपनी दृष्टि पैटर्न्स ऑफ कल्चर में प्रतिपादित की थी। दोस्तों संस्कृति प्रतिमान की जो अवधारणा है वो पैटर्न्स ऑफ कल्चर पुस्तक में प्रतिपादित की किसके द्वारा? रूथ बेनेडिक्स के द्वारा। 45 सवाल है, सांस्कृतिक संगठन या एकीकरण किसे? सांस्कृतिक संगठन या फिर एकीकरण किसे कहते हैं? संस्कृति के प्रत्येक तत्व को कोई न कोई कार्य अवश्य होता है। दोस्तों जो प्रकृति के जो प्रत्येक तत्व होता है, प्रत्येक संस्कृति का जो प्रत्येक तत्व का होता है, हर तत्व होता है, उसका कोई न कोई सवयव पर कार्य अवश्य होता है और अन्य सांस्कृतिक तत्वों से भी उसका संबंध होता है। सांस्कृतिक तत्वों के प्रकारों के कारण, सांस्कृतिक तत्वों के प्रकारों के कारण वे सांस्कृतिक तत्व वे परस्पर संगठित या एकीकृत होते हैं, उससे ही हम सांस्कृतिक संगठन एकीकरण कहते हैं। उद्विकास क्या? उद्विकासवादियों का विचार है। उद्विकास क्या? तो उद्विकासवादियों का यह विचार है कि मानव संस्कृति की संवर्धन या विकास एक निश्चित क्रम से जुड़ा है। प्रत्येक संस्कृति कुछ स्तरों से गुजरती है और इसमें विकास का एक नियम रहता है। यह विकास सदैव सरलता से जटिलता की ओर आगे बढ़ता है, समानता से असमानता की ओर आगे बढ़ता है, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर आगे बढ़ता है। तो यही उद्विकास होता है। दोस्तों चलिए 47वें सवाल क्या हो रहा? 47वां सवाल है कि प्रकार्य को परिभाषित कीजिए। दोस्तों प्रकार्य क्या होता है? प्रकार्य को परिभाषित कीजिए। जिस प्रकार एक सावयव प्राणी के अंगों द्वारा शरीर को जीवित रखने के लिए दिया जाने वाला योगदान प्रकार्य कहलाता, उसी प्रकार संपूर्ण सामाजिक संरचना की निरंतरता को बनाए रखने के लिए विभिन्न सामाजिक इकाइयों द्वारा दिया जाने वाला योगदान ही सामाजिक प्रकार्य होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 48वें सवाल के, और प्रसादीवाद क्या है? दोस्तों ये सवाल पूछा गया 2000 सप्ताह के एग्जाम में। वैसे प्रसादीवाद दोस्तों वैसे क्या दोस्तों, मेरे वैसे ये समाजशास्त्र है नहीं सब्जेक्ट, तो इसीलिए ये थोड़ा वैज्ञानिकों के नाम में अटपटा हो रहा है दोस्तों। केवल आपके लिए ये दोस्तों सेवा में है दोस्तों, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जो दोस्त है, अपने फ्रेंड है, कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर आपके पास कॉलेज ग्रुप है, तो उसमें शेयर कीजिए दोस्तों। तो यही आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, निवेदन रहेगा, अनुग्रह रहेगा, कुछ भी कहो दोस्तों, तो यही है। तो जब एक सांस्कृतिक समूह के दूसरे सांस्कृतिक समूह में सांस्कृतिक तत्वों तथा संस्कृति के संकलनों का फैलाव होता है तो उसे प्रसार कहा जाता है। 49वां सवाल है, प्रसारवाद के समर्थक कौन है? प्रसारवाद के समर्थक कौन है? प्रसारवाद के समर्थक कौन है? सवाल ये पूछा जा रहा है। तो प्रसारवाद के समर्थकों में एक जो विद्वान दे रखे हैं, इलियटन स्मिथ, डब्ल्यू.जे. फेरी, फादर शिमिट, एफ. ग्रेबर्नर और इफाई एक्करमैन, फ्रेंच बॉस, क्लार्क, विस्लर, सापरी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 50वें सवाल की ओर। संरचना की परिभाषा। दोस्तों संरचना किसी भी, जैसे कि कोई जाति, प्रजाति, रूप, रंग, आकृति, उसके गुण, उसके अंदर के जो सामाजिक संगठन, उसकी जो पूरी संरचना जिस प्रकार बनती है, उस संरचना तो वो क्या होती है? संरचना। दोस्तों हर चीज की एक संरचना होती है और उसकी व्याख्या भी होती है, यानी किस प्रकार है। संरचना एक जटिल संग्रह है जिसमें अनेक इकाइयां एक दूसरे से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित जुड़ी हुई होती है। इस इकाइयों के परस्पर क्रियात्मक एकता होती है, यह एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होती है। इसमें सामान्यतः स्थायी और व्यवस्थित संबंध होते हैं। यह सभी इकाइयां एक विशेष प्रक्रम में परस्पर जुड़कर एक जटिल समग्र बनाती है, उसे संरचना के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 51वें सवाल की ओर। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। वैसे एक सवाल रह गया दोस्तों, 51वां सवाल यहाँ पर है, परिवार को परिभाषित कीजिए। दोस्तों अपना जो परिवार होता है तो वो क्या होता है? एक लोगों का समूह होता है, छोटा सा, अपने माता पिता को लेकर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, परिवार संयुक्त या फिर संयुक्त, एक तो संयुक्त होता है और एक, तो दोस्तों यहाँ पर भी वैसे परिवार के बारे में है। तो परिवार मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा
परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। एक बच्चों की जन्म और उसके लालन पालन की व्यवस्था करता है और यौन संबंध द्वारा बच्चों को जन्म देना और उसका लालन पालन करना, यही परिवार है दोस्तों इस मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। तो दोस्तों 52 के सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि परिवार और गृहस्थी में क्या अंतर। परिवार और गृहस्थी में क्या अंतर है। परिवार में अब पति पत्नी एवं उसके बच्चों का होना आवश्यक है दोस्तों। अगर परिवार है तो उसमें पति पत्नी और उसके बच्चों का होना आवश्यक है, जबकि गृहस्थी में केवल पति पत्नी भी हो सकते हैं। इसमें पति पत्नी तथा बच्चे अन्य जिम्मेदार भी रिश्तेदार भी हो सकते हैं दोस्तों। पति पत्नी बच्चे और अन्य रिश्तेदार है तो वो कौन सा हो गया, गृहस्थी हो गया। चलिए परिवार की 2 विशेषताओं को लिखिए। परिवार बहुत ही अच्छा परिवार होता है। इसकी विशेषता दोस्तों विवाह के द्वारा जीवन यौन संबंध। दोस्तों एक विवाह एक निश्चित विधि के द्वारा विवाह होता है, तो जो यौन संबंध है वो एक विवाह के द्वारा ही होता है और विवाह का एक स्वरूप होता है दोस्तों। विवाह का एक स्वरूप भी होता है और वंश नाम की एक व्यवस्था दोस्तों। एक वंश यानी तुम्हारा कौन सा वंश, यानी वंश नाम के एक वंश के आधार पर होता है। तो आर्थिक व्यवस्था भी होती है, अर्थव्यवस्था की एक आर्थिक व्यवस्था होती है और सामान्य निवास दोस्तों, ये भी बहुत ही बड़ी विशेषता होती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 54वें सवाल की ओर। वंश नाम की व्यवस्था से क्या आशय। वंश नाम सभी परिवारों के बच्चों का वंश के आधार पर नामकरण करने का कोई न कोई आधार होता है, तो उसी के नाम से परिवार के बच्चे पहचाने जाते, तो इसे हम वंश नाम के नाम से जानते हैं दोस्तों। वंश नाम यानी कि जो बच्चों का वंश होता है तो उसके आधार पर परिवार का कोई न कोई आधार होता है दोस्तों नामकरण का, तो उसी के आधार पर परिवार के बच्चे वो पहचाने जाते हैं ना, आपका कौन सा वंश है, यह जाति वगैरह सब कुछ, तो उसी के आधार पर वंश नाम के आधार पर उसकी पहचान है वो होती है। तो चलिए दोस्तों 55वां सवाल, जनजातीय परिवार के 2 कार्य। दोस्तों जनजातीय परिवार के 2 कार्य लिखिए। पहला कार्य जनजातीय परिवार का प्राणी शास्त्र दृष्टिकोण से परिवार एक महत्वपूर्ण कार्य यौन संबंधी आवश्यकताओं की पुष्टि, संतानों की उत्पन्न करना, मानव समाज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए संतानोत्पत्ति। दोस्तों मानव समाज को बनाए रखने के लिए संतानोत्पत्ति आवश्यक है और यही जाति परिवार जनजाति परिवार के 2 कार्य है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हो गया। दूसरा है बच्चों का लालन पोषण पालन पोषण, परिवार के सदस्यों को शारीरिक संरक्षण, परिवार के सदस्यों के लिए भोजन वस्त्र शरण स्थल प्रदान करना परिवार के आवश्यक एक कार्य होते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 56वें सवाल, संयुक्त परिवार की श्यामा शरण डुबे की परिभाषा लिखिए दोस्तों। संयुक्त परिवार की श्यामा शरण डुबे की परिभाषा लिखिए। डुबे के अनुसार यदि कई मूल परिवार एक साथ रहे, यदि कोई मूल परिवार है वो एक साथ रहे और उनमें निकट का नाता हो, एक स्थान पर भोजन करते हो, आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हो, उन्हें सम्मिलित रूप से संयुक्त परिवार के दोस्तों संयुक्त और एक संयुक्त परिवार यानी सारे के सारे रहते हैं दोस्तों उसमें। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। परिवार संयुक्त परिवार में कितनी पीढ़ियां दोस्तों, एक संयुक्त परिवार होता है उसमें कितनी पीढ़ियां रह सकती है यानी कितनी पीढ़ियां होती है। तो संयुक्त परिवार में परंपरागत संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों का सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं, यानी 3 पीढ़ियां, कम से कम कितनी 3 पीढ़ियां होती है तो वो एक साथ एक ही घर में रहती है, तो उसे संयुक्त परिवार के श्रेणी में आते हैं। तो ठीक है। 58वें मात्रा सतात्मक परिवार का उदाहरण। दोस्तों मात्रा सतात्मक परिवार का उदाहरण दीजिए। भारत में मातृवंशीय दोस्तों, भारत में मातृवंशीय परिवार निम्न प्रमुख क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो मातृवंशीय परिवार होते हैं दोस्तों वो निम्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन कौन से, डॉक्टर रूबी के अनुसार दोस्तों इसके अनुसार है ब्रह्मपुत्र के दक्षिण तट पर निवास करने वाली खासी और गोरों जनजातियों का क्षेत्र, और मालाबार में नायरों के मातृवंशीय परिवार पाए जाते हैं दोस्तों। ये मातृवंशीय परिवार भी 2 क्षेत्रों में है। चलिए सिंडेशियन परिवार को समझिए दोस्तों। सिंडेशियन परिवार क्या होता है, तो इस प्रकार के परिवार में एक पुरुष एक ही स्त्री के साथ विवाह होता है दोस्तों। सिंडेशियन परिवार वो परिवार होता है तो जिसमें एक पुरुष एक ही स्त्री के साथ विवाह करता है, पर उसी परिवार में ब्याही हुई सभी स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता प्रत्येक पुरुष को रहती है दोस्तों। हो ये कैसी बात कर रहा है, तो कि अब एक पुरुष एक स्त्री के साथ में विवाह कर सकता है, पर उसी परिवार में ब्याही हुई यानी उसी एक परिवार में जो विवाहित
पत्नियां उन सभी स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करने में स्वतंत्रता प्रत्येक पुरुष को, दोस्तों प्रत्येक पुरुष को एक उसके जो परिवार में जितनी भी स्त्रियां हैं तो उसमें यौन संबंध स्थापित करने की उसको स्वतंत्रता होती है दोस्तों, प्रत्येक को। ठीक है, तो ये होता है इंडेसियम। दोस्तों इंडेसियन परिवार एक याद रखने की बात है कि जन्म मूलक है, ये हमने भी पढ़ा था ये कहीं पर, तो कि वास्तव में होता है। तो जन्म मूलक परिवार से क्या आशय है? जन्म मूलक परिवार से क्या आशय है? वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है। दोस्तों जन्म मूलक परिवार से क्या तात्पर्य? जन्म मूलक परिवार वह परिवार होता है जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है और जहां उसका पालन पोषण होता है, जन्म मूलक परिवार कहलाता है। दोस्तों जन्म मूलक परिवार वो होता है जहां पर व्यक्ति का जन्म होता है, उसका लालन पालन पोषण होता है और वो बड़ा होता है, तो वो जन्म मूलक परिवार होता है। एक ऐसा परिवार में उसके माता पिता तथा अविवाहित भाई बहन होता है। और दोस्तों एक सवाल 61वां कि प्रजनन मूलक परिवार से क्या? दोस्तों सवाल बड़े सरल है, इतने कोई हार्ड नहीं किया है आपके एग्जाम में सूट जाए सवाल। दोस्तों बिल्कुल सरल है। जो प्रजनन मूलक परिवार, दोस्तों प्रजनन मूलक परिवार का निर्माण व्यक्ति विवाह के बाद सवय करता है। तो प्रजनन परिवार, दोस्तों प्रजनन जनन के द्वारा परिवार का निर्माण व्यक्ति विवाह के बाद में सवय करता है। इसमें एक पुरुष, अब उसकी पत्नी एवं उसकी अविवाहित बच्चे भी शामिल होते हैं। दोस्तों चलिए 62वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि नाभिक या मूल परिवार किसे? दोस्तों नाभिक या मूल परिवार किसे कहते हैं? यह परिवार का सबसे छोटा रूप है जो एक पुरुष एक स्त्री अविवाहित बच्चों से मिलकर बना होता है। इसमें अन्य रिश्तेदार तथा विवाहित बच्चों का समावेश वो नहीं होता। दोस्तों अन्य लोग नहीं होते, केवल पति पत्नी और बच्चे होते हैं, तो वो कैसा होता है? एक प्रजनन मूलक परिवार होता है। चलिए सॉरी दोस्तों, नाभिक मूल परिवार तो जिसमें माता पिता और साथ में बच्चे, बाकी कोई नहीं होता है, तो वो होता है नाभिक मूल परिवार होता है। तो सब स्थानीय परिवार किसे कहते हैं? जब पति पत्नी विवाह के बाद न तो पति पक्ष के लोगों के साथ और न पत्नी पक्ष के लोगों के साथ रहते, वरन अपना अलग एक नया घर बनाकर रहते, एक नव स्थानीय परिवार के नाम। दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है, सरल सवाल है, इतना कोई हार्ड नहीं। चलिए वंश नाम के आधार पर परिवारों का वंश के नाम के आधार पर परिवार का नामकरण किस प्रकार होता है? दोस्तों ये भी पहला है पितृवंशीय, पिता के वंश पितृवंशीय, और मातृवंशीय माता के वंश के आधार पर। एक है उभयवाही परिवार और है अगला है द्विनामी परिवार। चलिए आगे बढ़ते हैं 65वें सवाल की ओर। मातृवंशीय परिवार के उदाहरण बताइए। मातृवंशीय परिवार के उदाहरण बताइए। मातृवंशीय परिवार वह परिवार तो ब्रह्मपुत्र के दक्षिण तट पर निवास करने वाले खासी गोरों जनजातियों का क्षेत्र, ये मातृवंशीय। दोस्तों अभी मैंने पढ़ा केरल क्षेत्र नायर जाति के मातृवंशीय परिवार, दोस्तों केरल क्षेत्र में नायर जनजाति, ठीक है। और दक्षिण भाग का वह क्षेत्र जिसमें कादरो, इरुला, पुलियन आदि जनजातियां, होयला, मादिगा और वेलेस्ना आदि प्रजातियों को पाई जाती है। विवाह से क्या है दोस्तों? एक और सवाल है विवाह की परिभाषा। इसमें विवाह की परिभाषा बहुत ही अच्छी परिभाषा, दोस्तों आप अपने हिसाब से भी बहुत ही अच्छी परिभाषा लिख सकते हैं। विवाह स्त्रियों और पुरुषों के पारस्परिक जीवन में एक संस्था होती है, विवाह पारस्परिक जीवन को स्थापित करने की। तो दोस्तों सवाल एक और ले लेते हैं दोस्तों, बहुत ही अब तो सरल सवाल आ रहे, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनाए। एक तो निकटाभिमन क्या है? निकटाभिमन क्या है? किसी भी समाज में जिन निकट संबंधियों के विवाह करना निषिद्ध है और वे संबंधी परस्पर यौन क्रिया करते हैं, वह निकटाभिमन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल की ओर आपको लेकर चलता हूँ। चलिए दोस्तों सवाल है टोटम की परिभाषा लिखिए। टोटम की परिभाषा लिखिए दोस्तों, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बन रहा है कि टोटम को परिभाषित कीजिए। दुर्खिम के मत में टोटम नैतिक कर्तव्यों और मौलिक विश्वासों की वह समष्टि है जिसके द्वारा समाज, पशु, पौधे व प्राकृतिक वस्तुओं के बीच एक पवित्र संबंध बन जाता है। टोटम समूह के नैतिक जीवन में सामाजिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक होता है, तो यही टोटम होता है दोस्तों, ठीक है। जादू को परिभाषित कीजिए। दोस्तों सवाल तो ऐसे जैसे कि कई बार पूछे हो, काला जादू, जो जादू दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है दोस्तों, काला जादू।
मुख विनिमय को परिभाषित कीजिए दोस्तों। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बन रहा है। मुख विनिमय को परिभाषित कीजिए दोस्तों। कुछ आदिम समाज में विनिमय की मुख अदला बदली प्रथा पाई जाती है। जो समाज में विनिमय की जो मुख अदला बदली की प्रथा पाई जाती है, मुख अदला बदली की प्रथा के अंतर्गत न तो वस्तुओं का मोल भाव किया जाता है और न ही अदला बदली करते हैं। कोई पक्ष एक दूसरे को देखता है तो यही मुख विनिमय होता है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल इंपॉर्टेंट की ओर। दोस्तों सवाल है कि ताना भगत आंदोलन का संबंध किस जनजाति थे। सवाल दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है। ये संबंध है ओराव जनजाति क्षेत्र से दोस्तों। ओराव जनजाति से संबंधित है। तना भगत आंदोलन किससे संबंधित है। ओराव जनजाति से संबंधित है दोस्तों। सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है, ओराव जनजाति से संबंधित है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट सवाल। लघुतरात्मक प्रश्न आ गए दोस्तों, तो इनमें वैसे सवाल इंपॉर्टेंट कौन कौन से है यही इसी क्लास में दोस्तों आपको डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों लघुतरात्मक प्रश्नों में से इंपॉर्टेंट सवाल थे, उनको मैंने वैसे टिक लगा के रखा है। तो चलिए क्लास को डिस्कशन कर लेते हैं कि मानव शास्त्र की परिभाषा देते हुए उसकी प्रकृति को समझाइए। मानव शास्त्र की परिभाषा देते हुए उसकी प्रकृति को समझाइए दोस्तों। मानव समाज शास्त्र की परिभाषा आप लिख दोगे और उसकी प्रकृति भी साथ में बतानी दोस्तों। लघुतरात्मक प्रश्न बन सकता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा सवाल आपकी क्लास में रखा है दोस्तों कि इंपॉर्टेंट सवाल की श्रेणी में आपको अपने स्तर पर दोस्तों अपनी बुक में देख लीजिए कि आपने बुक में देखना कि सामाजिक मानव शास्त्र के उद्देश्य कौन कौन से। सामाजिक मानव शास्त्र के जो उद्देश्य है बहुत ही वैसे सरल है उद्देश्य, तो ये सवाल में एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। क्योंकि सवाल एग्जाम में वो पूछे जाते हैं जो एक निम्न स्तर से लेकर हाई लेवल तक, यानी कि जो मीडियम से लेकर जो हाई लेवल तक जो सवाल होते हैं उनका इंक्लूडेशन शामिल होता है दोस्तों। तो हम एक अनुमान ही लगा सकते हैं कि वास्तव में सवाल ये एक निम्न स्तर का है और एक हाई स्तर का है, इस प्रकार। तो आगे है संस्कृति मानव निर्मित पर्यावरण का एक भाग है। जो संस्कृति वो मानव निर्मित पर्यावरण का एक भाग है, तो किस प्रकार व्याख्या कीजिए दोस्तों। आपको ये आप बिल्कुल सरल सवाल बिल्कुल सरल है कि संस्कृति मानव निर्मित पर्यावरण का एक भाग है, किस प्रकार इसकी व्याख्या कीजिए। तो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। संस्कृति मनुष्य के रहन सहन का तरीका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वाला ये सवाल 9वां सवाल है दोस्तों। सवाल है कि अपनी बुक में देखना दोस्तों कि परस्पर जो परसंस्कृतिकरण की विषय है दोस्तों। परसंस्कृतिकरण हमने पढ़ा था कि संस्कृतिकरण क्या होता है कि जैसे कि कोई दो संस्कृति है और उन दो संस्कृतियों में अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। दोनों संस्कृतियों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर ये वाला ये समाज इस वाली संस्कृति से अगर प्रभावित होता है, जिस प्रकार की इस वाले संस्कृति के जो संस्कार है, जो संस्कृति है इस वाले परिवार की, तो इस परिवार को पसंद आ गई वास्तव में हमें भी इस संस्कृति का अनुसरण करना चाहिए, तो वो भी इस संस्कृति का अनुसरण कर लेते हैं। तो ये भी हो सकता है। और बाद में अगर ये जो संस्कृति है वो थोड़ी हाई लेवल की है और ये संस्कृति वो हाई लेवल की है और ये थोड़ी निम्न लेवल, तो ये संस्कृति ये कहेगी कि हमारे संस्कृति का आप अनुसरण करो, क्योंकि आपने ये संस्कृति का अनुसरण नहीं किया तो हमें ऐसे दोस्तों एक दबाव में डालकर या फिर एक प्रभावित होकर अगर तो किसी का या फिर अनुसरण करवाया जाता है या फिर किया जाता है, तो एक परस्पर संस्कृतिकरण होता है दोस्तों। पर संस्कृतिकरण दूसरों की संस्कृति को अपनाना दोस्तों, तो यही दूसरी संस्कृति को अपनी संस्कृति में अपनाना, तो यही पर संस्कृतिकरण का होता है दोस्तों। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और द्वितरफा प्रक्रिया है। तो स्वेच्छा या फिर दबाव दोनों प्रकार की संभव है। ठीक है। परिवार का समाज महत्व दोस्तों, ये भी आ सकता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है कि परिवार का मानव में महत्व दोस्तों, मानव समाज में महत्व। और आगे सवाल रखा है वैसे आदिम अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। लघुतरात्मक में पूछा जा सकता है दोस्तों। आदिम अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा और अपनी बुक में वैसे आपके सवाल दे रखेंगे। वैसे मुझे तो इतने डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। निबंधात्मक सवाल आ चुके हैं दोस्तों, तो निबंधात्मक प्रश्नों में से वैसे मैं आपको बता लेता हूँ। वैसे टाइम तो बहुत हो जाएगा लेकिन फिर भी दोस्तों। तो आगे सवाल है कि नातेदारी क्या है, उसके प्रकार व नीतियों की विवेचना कीजिए। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा।
तो दोस्तों देखिए, ये सवाल एग्जाम में पूछे गए दोस्तों 2020 के एग्जाम में। दोस्तों देखिए, हमने जो सवाल पढ़े उनमें से अधिकांश सवाल यहीं से देखो शारीरिक मानव शास्त्र को विस्तार से समझाइए। दोस्तों शारीरिक मानव शास्त्र को हमने वैसे अतिलोकतरात्मक में पढ़ा था, सामाजिक जो शारीरिक मानव शास्त्र, लेकिन इसका विस्तार लिखना ये निबंधात्मक हो गया। दोस्तों सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रजाति के निर्धारण के आधार बताइए। दोस्तों प्रजाति का निर्धारण हम कैसे करेंगे? उसके रूप रंग आदि के आधार पर तो प्रजाति का नियंत्रण होता है, तो उसके आधार बताइए। तो उद विकासवाद के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। दोस्तों हमने अभी पढ़ा था कि जो पर संस्कृति ग्रहण की विशेषता लिखी है। दोस्तों पर संस्कृति यानी दूसरी संस्कृति जो प्रभावित होकर जो संस्कृति ग्रहण की जाती है, तो वो पर संस्कृति ग्रहण। दोस्तों इसकी विशेषता भी पूछी जा सकती है। तो बहुपत्नी विवाह दोस्तों इतना तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है, फिर भी पूछा जाता है दोस्तों। धर्म व जादू में अंतर दोस्तों। और जनजाति की आर्थिक समस्या समझिए। जनजाति की जो आर्थिक समस्या है वो समझिए। हमारे राजस्थान में ये भी पूछा जाए कि हमारे राजस्थान में जनजाति की आर्थिक समस्या पाई जाती है, तो उसकी व्याख्या कीजिए, वर्णन कीजिए। जनजातीय कल्याण हेतु कौन कौन से सरकारी प्रयत्न? दोस्तों सरकारी प्रयत्नों के बारे में पूछा जा सकता है। सी पार्ट में वैसे भारत में प्राचीन तत्वों का वर्गीकरण, प्रजातीय तत्वों का, जनजातीय समाज में महिलाओं के प्रशस्ति पर लिख लीजिए। दोस्तों तो जादू के प्रकारों के बारे में विस्तार से इस अध्ययन कीजिए, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों तो अब हम वैसे विश्लेषण तो हमारा हो चुका है इस सीरीज पर। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अगले सवालों पर डिस्कशन करने में। दोस्तों आपके सेकंड पेपर को लेकर मैं तत्पर रहूँगा। अभी से वैसे दोस्तों आपके लिए एक्टिव हूँ, तो दोस्तों आप जरूर चैनल का सपोर्ट कीजिए और मैं अधिक से अधिक आपके लिए लाइव क्लासें लेने का विचार है। तो दोस्तों आप जरूर साथ बनाइएगा और अपने दोस्तों के साथ में, जो अपना फ्रेंड है उसके साथ में शेयर करो। तो दोस्तों अब हम अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए और अगली क्लासों का आपकी आयोजन किया जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।